हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति चौधरी आज आपको मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ से सुनिए। सबसे पहले तो आप एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हो कि मनी, पैसा होता क्या है, क्या इसका यूज़ होता है, कैसे इसका काम होता है। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो है बच्चों बार्टर सिस्टम एंड इट्स ड्रॉबैक, इमरजेंस ऑफ monetary system, functions of money, supply of money and its measurement। मतलब बार्टर सिस्टम क्या है, उसकी क्या कमियां थी और हमें पैसे की जरूरत क्यों हुई, पैसा क्या क्या काम करता है और पैसे की सप्लाई और उसके मेजरमेंट क्या होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज बार्टर सिस्टम, व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक और व्हाई देयर इज इमरजेंस ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। सबसे पहले तो ये समझिए कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। बेटा देखो, आप भी एक चीज बहुत अच्छे समझते हो, जब पैसा नहीं था इस दुनिया में तब कैसे काम चलता था। नॉर्मल सी बात है, काम तो उस टाइम भी चलता होगा, लेन देन तो हम लोग उस टाइम पर भी करते थे ना। मगर उस टाइम पर हम कैसे लेन देन करते थे, उस टाइम पर हम चीजों को चीजों के साथ बदलते थे, चीजों को चीजों के साथ ही बदला करते थे। अब देखिए बार्टर सिस्टम क्या होता है। Barter system is a system in which goods are exchanged for goods। यहाँ पर क्या होता है, जो गुड्स होते हैं वो गुड्स के साथ में ही एक्सचेंज किए जाते हैं। मतलब अगर आपको मुझसे एक पेन चाहिए तो उस पेन के बदले में आपको मुझे अपने घर की कोई भी कीमती चीज देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फार्मर हैव सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ राइस and that farmer to look for a person who need rice because he wants cloth। यहाँ पर एक नॉर्मल सी बात है, एक फार्मर है, उसके पास में सरप्लस प्रोडक्शन है, मतलब उसके पास में जो गेहूं है वो थोड़े से, जो चावल है वो थोड़े से क्या है, एक्स्ट्रा में है। एंड दैट फार्मर टू लुक फॉर अ पर्सन हु नीड राइस। अब वो जो फार्मर है एक ऐसा इंसान ढूंढ रहा है जिसको कि राइस की नीड हो, बिकॉज ही वॉन्ट्स क्लॉथ, क्योंकि वो क्या लेना चाहता है, कपड़े लेना चाहता है। सो दैट फार्मर विल फाइनल दैट पर्सन हु हैव क्लॉथ एंड नीड राइस। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, वो जो फार्मर है एक ऐसे इंसान को फाइनल करेगा जिसको चावल की क्या हो, नीड हो, और वो अपने लिए अपने कपड़ों को उसको देना चाहता हो। इसको बोलते हैं बच्चों डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब इसका मतलब एक चीज समझिए, जो बार्टर सिस्टम होता है वो गुड्स के बदले में गुड्स को ही एक्सचेंज करते हैं, बट ये बार्टर सिस्टम उस जगह पर वर्क करता है जहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब ये है कि जो चीज मैं बेचना चाहती हूँ उसको सामने वाला खरीदना चाहता हो, और जो सामने वाला बेचना चाहता है उसको मैं खरीदना चाहती हूँ। इज दैट क्लियर। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं वो है ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज समझो, जो बार्टर सिस्टम की कमियां थी वही चीजें क्या थी, वही चीजें इमरजेंस ऑफ मनी के लिए हेल्पफुल हुई। मतलब जो आप लोग चीज जानते हो कि जो किसी चीज की कमी होती है वही दूसरी चीज की क्या होती है, स्ट्रेंथ बन जाती है। तो सेम वही चीज क्या हुई, यहाँ पर भी हुई कि यहाँ पर क्या था, जो बार्टर सिस्टम के अंदर जो कमियां थी वो पैसे के इमरजेंसी में क्या हुई, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुई। अब देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब बच्चों आप एक चीज बहुत अच्छे से समझते हो कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब एक ऐसा इंसान मिलना कि जो चीज हम बेचना चाहते हो सामने वाला खरीदना चाहता हो, और जो सामने वाला बेचना चाहता हो उसको हम चीज वो उसे हम लोग खरीदना चाहते हो। ऐसा क्या होता था, ऐसा बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। वही मुश्किल जो थी वही क्या हुई, पैसे के इमरजेंसी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुई। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब नॉर्मल सी बात है बच्चों, मैंने भी बताया कि मैं राइस बेचना चाहती हूँ, सामने वाले से कपड़े खरीदना चाहती हूँ। अब राइस में और कपड़ों की वैल्यू में तो बहुत सारा अंतर है, क्योंकि आप क्या है, आपने पैसे को देखा है तो आप पैसे के बारे में सारी चीजों को आप समझते हो। मगर उस टाइम पर ऐसा नहीं होता था। वहां पर जो कॉमन वैल्यू होती थी वो किस चीजों की होती थी, कभी हॉर्स के बदले में
कपड़े लिए जा रहे हैं, कभी क्लॉथ, कभी क्या होता है, कभी काव के बदले में कपड़े लिए जा रहे हैं, कभी खाने को लिया जा रहा है। मतलब जैसे इंसान की जरूरतें होती थी वो उन्हीं के बेसिस पर उसकी वैल्यू फिक्स कर देता था। आगे हम लोग बात करते हैं फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट और डेफर्ड पेमेंट की बात करते हैं बच्चे। ये तीनों चीजें एक ही चीज होती हैं। अब एक नॉर्मल सी बात बताइए बच्चे, आपके पास में सरप्लस में क्या है, राइस है, तो क्या आप अपने इस राइस को अगले 10 साल के लिए, अगले 15 साल तक यूज कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि गुड्स क्या है, ये चीजें क्या है, बहुत ही इजीली खराब हो सकती हैं। अब सपोज करो मेरी एक छोटी सी बच्ची है जिसकी मैं 20 साल बाद शादी करना चाहती हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि जो सरप्लस आज मेरे पास में एक्स्ट्रा में गेहूं है, जो चावल है, जो गाय भैंस है, इसको मैं अगले 20 साल तक यूज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। मगर पैसे को मैं अगले फ्यूचर में, मतलब आने वाले टाइम में उसको आसानी से यूज कर सकती हूँ। इसलिए क्या था, जो ड्रॉबैक क्या था, बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक ये था कि हम इसको फ्यूचर में फ्यूचर पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते थे। मगर पैसे को क्या है, हम लोग फ्यूचर पेमेंट के लिए आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों, यूज कर सकते हैं। इसका लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब बच्चों देखो, गुड्स को तो आप फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख नहीं सकते, बट पैसे को क्या कर सकते हो, आप इजीली स्टोर करके रख सकते हो और पैसे को आप आसानी से ट्रांसफर भी कर सकते हो। इन बार्टर सिस्टम, इफ यू वांट टू सेव आवर वेल्थ फॉर फ्यूचर, we can only store goods. It involves huge storage cost and capital loss, but money made storage much easier. तो एक चीज आप अच्छे से जानते हो कि अगर आपको स्टोर करना है बार्टर सिस्टम में तो क्या करना होगा, आपको गुड्स को स्टोर करना पड़ेगा। अब वो आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक अपने गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते, बट बेटा क्या है, पैसे को तो आप बहुत ही ज्यादा इजीली स्टोर करके रख सकते हो। वही सेम चीज बच्चे मैंने अभी आपको बताया ना कि जो चीजें बार्टर सिस्टम की कमियां थी, वही चीजें मनी की क्या थी, इमरजेंसी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुई। अब आप पूछोगे कि मनी क्या है, व्हाट इज मनी? मनी इज एवरीथिंग। हर वो चीज पैसा है जिसको हम लोग जनरली एक्सेप्ट कर लें एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, और वी कैन यूज इट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब इन फ्यूचर यूज के लिए भी हम इसका आसानी से यूज कर सकें, वही हर चीज क्या है आपका। बात करते हैं बच्चे हम लोग मनी की। व्हाट इज मनी सप्लाई, हाउ इट इज मेजर्ड? मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो बच्चे आप ये समझिए कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक इज अ stock can be measured as a point of time। स्टॉक को क्या कर सकते हैं बच्चे हम लोग, एक पॉइंट ऑफ टाइम में आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी of all type held by the people of a country at a point of time। मतलब हमारे देश की जितनी भी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के पास में जितना भी पैसा एक टाइम पर अवेलेबल है वो क्या कहलाता है आपका, मनी सप्लाई कहलाता है। बेटा यहाँ पर जो चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं वो है स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास जो पैसा होगा हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, और जो पैसा आपकी बैंक ने अपने पास में रखा होगा, बैंकिंग सिस्टम के पैसे को हम लोग यूज में नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं बच्चों। बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम आर सप्लायर ऑफ मनी एंड मनी हेल्ड बाय द सप्लायर इज नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। जो पैसा पहले से ही इन लोगों के पास है और यही लोग क्या है, पैसे की मार्केट में सप्लाई करते हैं, तो जो पैसा गवर्नमेंट के पास में और बैंकों के पास में जो पैसा होता है, हम उस पैसे को कभी भी मनी सप्लाई में यूज नहीं करते हैं। अब इस बच्चों आगे देखते हैं, आगे है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। 4 मेजरमेंट होते हैं, एक होता है M1, M2, M3, M4। बच्चों जो M3 और M4 जो मेजरमेंट है ये एक वाइड कॉन्सेप्ट का मेजरमेंट है, जिसको आप आने वाले फ्यूचर में जब भी आप 12th के बाद में जो भी स्टडी करोगे वहां पर पढ़ोगे। और जो M1, M2 जो मेजरमेंट है ये बेटा नैरो कॉन्सेप्ट मेजरमेंट होता है। तो M1 के अंदर जो आता है वो होता है C + DD + OD। मतलब C का मतलब होता है करेंसी,
डी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट एंड ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। M2 होता है बच्चे, M2 के अंदर आता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, मतलब जितना भी पैसा आपने पोस्ट ऑफिस में सेव कर रखा है वो पैसा क्या होता है M2 में इंक्लूड होता है। M3 में होता है M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंकों के पास में जितना भी नेट टाइम डिपॉजिट होता है वो M1 और M2 को भी इंक्लूड कर लिया जाता है किसमें, M3 में। अब बात करते हैं बच्चे हम लोग M4 की। M4 में क्या होता है, M3 तो पूरा का पूरा आता ही है, उसके साथ साथ क्या आता है टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। क्या आता है, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो जितना भी पैसा M3 मतलब C प्लस DD प्लस OD प्लस पोस्ट ऑफिस विद सेविंग बैंक प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, और M4 में आ जाता है बेटा टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। मतलब यहाँ पर आपका एक सारा का सारा पैसा जो होता है वो कहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, M4 के अंदर आ जाता है। यहाँ तक बच्चे क्लियर हो गया। आज आपका जो मनी चैप्टर है वो आपका बेटा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।